ग्रेविटेशन चैप्टर है। नई वाली एनसीईआरटी के हिसाब से 7th चैप्टर होगा, पुरानी वाली के हिसाब से 8th चैप्टर होगा। पता चैप्टर का नाम भी है ग्रेविटेशन। देखो पहली बात तो बढ़िया चैप्टर है, कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ तुम बाउंस कर जाओ, या कुछ ऐसा भी नहीं है कि नहीं यार मेरे समझ ही नहीं आया बड़ी दूर चला गया। एक एक वर्ड समझ में आएगा, टॉपिक टू टॉपिक समझ में आएगा, बस कोशिश करना समझने की। कहीं ऐसा नहीं होगा कि कुछ गड़बड़ करे। क्या होता है ग्रेविटेशन? नाम सुना है, बचपन से सुनते हैं। ग्रेविटेशन किसे कहते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स जो कि अटैक करती है। हाँ, कहीं पे भी अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेविटेशन कहलाता है। तो एक टर्म पढ़ते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी उस फोर्स को बोलते हैं, ये जो अट्रैक्ट हो रही है उस चीज को बोलते हैं। और ग्रेविटी और अर्थ की ग्रेविटेशन हाँ, को बोलते हैं। ग्रेविटेशन का ये स्पेशल केस है। अगर दो ऑब्जेक्ट्स में एक अर्थ हो जाए तो हम उसको कह देते हैं ग्रेविटी। जैसे कोई दो ऑब्जेक्ट है नहीं रखे हुए, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, दैट इज ग्रेविटेशन। नो प्रॉब्लम। अब दोनों में से कोई एक अर्थ हो जाए तो अर्थ उसको अपनी तरफ खींचेगी, तो हम उसको कहते हैं ग्रेविटी। तो एक प्रकार से देखा जाए तो है तो ये ग्रेविटेशन ही, बस उसका केस लगा दिया कि ये ग्रेविटी हो जाती है और ये ग्रेविटेशन हो जाता है। एक लाइन में लिख लो, ग्रेविटेशन इंडिपेंडेंट होती है, पाथ इंडिपेंडेंट कंजर्वेटिव। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, पढ़ा हुआ। ग्रेविटेशन लिखो जल्दी से फटाफट। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन it is the force of attraction between any two bodies in the universe. Any two bodies in the universe. स्टार्ट हो रहा है चैप्टर, मजा आएगा थोड़ी देर में। अभी 10-15 मिनट बाद तुम्हें समझाना बंद हो जाएगा। ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या पड़ी है? अगर दो ऑब्जेक्ट में ये सपोज करो इनके बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन लग रहा है, ग्रेविटेशन, इसमें ये अर्थ हो जाए, दोनों में से कोई एक अर्थ हो जाए तो उसको क्या कहते हैं ग्रेविटी। ये डिफरेंस होता है, स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन है। स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन है जब दोनों में एक क्या हो जाए, अर्थ हो जाए। कॉन्सेप्ट समझ में आना नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? ठीक हो? It is a special case of gravitation. It is the special case of gravitation. लाइन चेंज करके लिखो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ and any object force of attraction between earth and any object lying on near the or near its surface. ठीक है? ग्रेविटेशन, ग्रेविटी वर्ड तो समझ में आ गया ना। ग्रेविटेशन क्या है? कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है। ग्रेविटी क्या है? उन दो में से कोई एक अर्थ बन जाए। तो तुम्हें ये कहानी तो पता ही है कि ग्रेविटेशन के बारे में न्यूटन ने बताया। न्यूटन जो अपने कॉलेज लाइफ में थे तो प्लेग फैला था। प्लेग बीमारी होती है, जैसे अभी कोविड आया था, वैसे न्यूटन के टाइम में प्लेग आया था, तब भी सब शट हो गया था, लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन लग गया तो अपना बगीचे में जाके पढ़ा करते थे यार। अब तो मोबाइल तो था नहीं, हमारे टाइम में तो मोबाइल आ गया था तो हम कुछ डिस्कवरी कर ही नहीं पाए। न्यूटन के टाइम में मोबाइल नहीं था तो बेचारा बगीचे में जाके पढ़ा करता था। तो जितनी ऊट पटांग की हरकतें करी है न्यूटन ने, सब प्लेग के टाइम में करी है, कोविड के टाइम मतलब लॉकडाउन के टाइम में करी है। तो उसने देखा सेब के बगीचे में बैठा हुआ था, सेब नीचे गिरा, बोला क्यों गिरता है? ग्रेविटी की वजह से गिरता है। अच्छा देखो एकांत का कितना फायदा रहता है। एकांत का फायदा हमारे लिए भी 3-4 साल लॉकडाउन रहा, लेकिन हम एकांत में नहीं आ पाए। क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि फोन था।
इंस्टा चला रहे हैं, फेसबुक। मैं तो सोचता हूँ कभी कभी न्यूटन वगैरह के टाइम में भी इंस्टा फेसबुक होता ना तो भाई इनसे ग्रेविटी का जी भी डिस्कवर नहीं होता, बिल्कुल धीरे चलते रहते। छोड़ो। तो न्यूटन ने अपना एक लॉ दिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बढ़िया लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। समझना शुरू करो। न्यूटन ने बताया अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, कुछ मास होगा उनका, रखे हुए हैं कुछ डिस्टेंस अपार्ट, तो इनके बीच लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, जितना कम मास होगा उतना कम अट्रैक्शन होगा। कम डिस्टेंस होगा, मास की बात कर रहा हूँ। जितना ज़्यादा मास है उतनी ज़्यादा फोर्स। उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स है, हाँ जितना कम मास है उतना कम अट्रैक्टिव फोर्स है। अच्छा हाँ इन द सेम वे अगर सेपरेशन ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, सेपरेशन कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। सही बात है? बात समझ आ रही नहीं आ रही पहले बताओ। तो दो ऑब्जेक्ट हैं कुछ डिस्टेंस अपार्ट रखे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर मैं इनको कंपेयर कर दूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, एफ प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा? m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, g कांस्टेंट लगेगा, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर g इज कांस्टेंट। g को क्या कहते हैं? विच इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नहीं आया समझ? अच्छा, इस g की वैल्यू चेंज नहीं होती है, g की वैल्यू उतनी रहती है। इसको एक्सपेरिमेंटल फाइंड आउट किया गया था। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको याद रहना चाहिए, F इक्वल जी m1 m2 अपॉन आर। स्टेटमेंट यहीं से बनानी है, दूर नहीं जाना। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं कुछ डिस्टेंस अपार्ट रख दिए हैं तो उनके बीच लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। नहीं आया समझ? आगे पक्का सोच लो। तो F इक्वल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। मैंने सोचा इसकी यूनिट निकाली जाए, तो यूनिट ऑफ जी निकालने गया तो मैं जी को क्या लिख सकता हूँ यहाँ से? F आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। F का मतलब न्यूटन, R का मीटर, M का किलोग्राम इनटू किलोग्राम, तो किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये केस में सीजीएस में न्यूटन की जगह डाइन, मीटर की जगह सेंटीमीटर, किलोग्राम की जगह ग्राम। पहले पुट कर दोगे वो सीजीएस में हो जाएगी। और अगर तुमको फंडामेंटल जाना है, नहीं मुझे फंडामेंटल चाहिए, तो न्यूटन को किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हो, वहाँ से ब्रेक करके ला सकते हो। चलो डायमेंशन निकालते हैं, थोड़ा रिवीजन करते हैं। न्यूटन की डायमेंशन बताओ फोर्स की। mLT की पावर -2। बहुत बढ़िया। mLT की पावर -2, इसकी पे r की l स्क्वायर, मास की m, दूसरे मास की m तो डायमेंशन आ गई m-1 एक पावर घट गई, m-1 t की पावर -2 l क्यूब t की पावर नहीं आ रहा समझ? कंफर्म? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ g बताओ। 6.67 आगे 6.6 10 to the power -11 -11, ये इसकी यूनिट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। सब समझ में आ रही नहीं आ रही? स्टेटमेंट समझ में आ गई? क्या लिखोगे कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं उनमें कुछ मास है तो डिस्टेंस अपार्ट रख दिए गए हैं, तो उनके बीच लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नहीं है समझ? कंफर्म? देखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, सर ये नहीं लिखना, बाद में लिख लेना, पहले स्टेटमेंट।
सब मैंने देख लिया कोई बात नहीं, अकॉर्डिंग टू दिस उसमें दे देता हूँ, कोई नहीं। if two objects are at some distance apart, Two objects are at some distance apart, the force of attraction experienced between them, attraction experienced between them is directly proportional to product of the masses and inversely proportional to directly proportional to product of the mass. product of the masses and inversely proportional to इसके डिस्टेंस the square of distance between, inversely proportional to the square of distance between them. Note करो डिस्टेंस. M inverse L cube P bar minus ग्रेविटेशन लॉ आपने समझ लिया. देखो इतना बेसिक था, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी वेक्टर फॉर्म भी हमें समझ लेंगे कि किस तरीके से वेक्टर फॉर्म में यूज होता है. तो डाला हेडिंग वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन लॉ. वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन लॉ. वेक्टर तो बेटा आपकी जिंदगी बदल देगा. जितने दिन पढ़ोगे आप फिजिक्स पूरी लाइफ, कोई भी ऐसा दिन होगा कि वेक्टर ना आए, नहीं तो वेक्टर तो आएगा ही आएगा, क्योंकि डायरेक्शन आप पढ़ोगे तो स्केलर वेक्टर सीन बनेगा ही बनेगा. देखो वेक्टर फॉर्म कैसे समझते हैं. सपोज करो, बातें करो, ये दो मासेस हैं m1 और m2, कुछ डिस्टेंस अपार्ट रखे हो, r डिस्टेंस अपार्ट रखे हो. ठीक है. इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, रिपल्सिव लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा. हाँ जी सर. तो m1 इस m2 को अट्रैक्ट करेगा, हाँ, और m2 इस m1 को अट्रैक्ट करेगा. कहानी यही है. तो इसका जो फोर्स होगा देखो वो इसको अट्रैक्ट करने जाएगा. F12 जाएगा नहीं जाएगा? Yes, sir. F12 12 मत पढ़ लेना कि 12. 12 का मतलब पहले पे दूसरे की वजह से, मतलब इसका जो नेचर है वो इसकी वजह से तो आएगा. अच्छा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये इधर आना चाहिए. हाँ या ना बोलो. F21 हो जाएगा. इनका यूनिट वेक्टर मान लो ये R12 यूनिट वेक्टर हो गया, ये R21 यूनिट वेक्टर हो गया. अच्छा, थोड़ी सी रिवीजन में आते हैं वेक्टर के. किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर आप निकालते हो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड. पढ़ा है? यस सर. ये तो वेक्टर का कॉन्सेप्ट है. हाँ जी. अगर मैं इनके फोर्सेस के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड मेरे से कहेगा G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. अरे मैग्नीट्यूड तो ये होता है F इक्वल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. ये नहीं पढ़ा? बोलो. तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ F12, क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा यूज नहीं आएगा. वेक्टर इक्वल क्या आना चाहिए? मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर. हाँ जी सर. तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? G m1 M2 m2 अपॉन r स्क्वायर है. यस सर. हेलो. हाँ दीदी. अरे वो स्टेशनरी वाले थोड़ी देर में चलेगा ना. F इक्वल G m1 m2 बाई r स्क्वायर आना चाहिए. अब मुझे ये बताओ इस वाले फोर्स का नेचर कौन देगा? हमें कैसे पता चलेगा कि
F12 का नेचर कैसा है इससे पता अपोजिट चलेगा होगा ना न्यूटन जो इसकी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन हो। हाँ भाई पहले वाले का नेचर तो दूसरा ही बताएगा, हाँ मेरा नेचर तुम ही तो बताओगे, मैं अपना नेचर कैसे बता दूंगा? कैसे वो तो बड़बक्की मारे मैं कह दूं मैं ऐसे ही हूं तो मैं ऐसे नहीं हूं, तुम बताओगे मास्टर कैसा है? सही बात है, तो मजाक वाली कौन सी बात है? नहीं आ समझ पक्का। तो F12 की नेचर को बताने कौन जाएगा? R21। और मुझे लगता है इस पे नेगेटिव भी आना चाहिए क्योंकि अट्रैक्शन है तो अपोजिट डायरेक्शन है। इस पे क्या बोलते हैं F21 पे आना चाहिए ना। F21 F12 बात तो एक ही पड़ेगी। इसी पे निकालोगे भाई R12 का जो कैप है ये अपोजिट है R21 के, हाँ सीधा सीधा। तो चाहे इसमें लगा लो चाहे दूसरे में लगा लो, बात तो एक ही पड़ेगी। मर्जी सिमिलरली F21 क्या आना चाहिए? GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड है। F21 को डायरेक्ट कौन कर रहा है? R12। मतलब डायरेक्शन कौन दे रहा है? F21 की डायरेक्शन कैसे पता चल रही है? इसके हाँ उससे वो बता इससे पता चल रही है। तो ये दोनों रिलेशन लगा लो, माइनस जो भी अपोजिट है, ये और ये देखो अभी माइनस वाले कौन से नेगेटिव साइन का ऐसे समझो, इनके बीच में अट्रैक्शन है। हाँ सर और अट्रैक्शन अगर मैं चार्ज के हिसाब से समझूं, इससे मैं समझू नहीं, तो चार्ज में वैसा पढ़ देते हैं अनलाइक चार्जेस में अट्रैक्शन होता है, हाँ अनलाइक का प्रोडक्ट नेगेटिव ही आएगा। देखो प्लस प्लस का प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है, माइनस माइनस का प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है, लेकिन प्लस माइनस का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। तो ये नेगेटिव साइन ही ये बता रहा है कि अट्रैक्टिव फोर्स है दोनों के बीच में। बट सर न्यूटन का लॉ तो ये कहता है ना एक तरह का अपोजिट रिएक्शन होता है, तो इस चक्कर में फिर वो थर्ड लॉ। हाँ थर्ड लॉ बता यहाँ पे माइनस हमने केवल ये लगाया है कि तुमको ये पता चले कि ग्रेविटेशन लॉ एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करता है, कभी रिपेल नहीं कर सकता। अच्छा माइनस अच्छा ग्रेविटी आप समझ गए ठीक समझ आ गई ना बात? ग्रेविटी हमेशा अट्रैक्ट करती है। तो F12 और F21 ये न्यूटन लॉ की वेक्टर फॉर्म है। फिर ये माइनस ठीक है, ये न्यूटन लॉ की कैसी फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म को नोट करो फटाफट। ओके सर कि तुम्हें ये पता चलता रहे कि किस तरीके से वेक्टर लॉ लगेंगे। एक वर्ड आपको और पढ़ना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। डालो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशन लॉ या फोर्सेस। The principle of सुपरपोजिशन सुपर इम्पोज होता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखो सुपरपोजिशन क्या कहता है कि अभी तो अपने दो फोर्सेस की बात करते हैं, केवल दो फोर्सेस लगे हुए हैं। अब इस दो की जगह मान लो बहुत सारे मासेस काम करने लगते हैं एक पे, मतलब बेचारा बैठा हुआ, तुम सारे मिलकर उसको कूदना शुरू करो। या मैं कह दूं कि जिस पोजीशन पे तुम बैठे हो इसी पोजीशन पे बैठे रहो, ये है तो इस पे तुम्हारी वजह से अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, उसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, उसकी वजह से फोर्स लगेगा, सबकी वजह से बारी बारी से फोर्स लगेगा। क्या ही लगेगा तो इसको नेट फोर्स कितना महसूस होगा? सबके फोर्सेस का वेक्टर सम। भाग जाओगी 4 बजे जाना नाच काम आएगा अगले हफ्ते से। देखो ये मास है, m मास है सपोज, ठीक। इस पे कई सारे फोर्सेस, एक m1 बॉडी है, m2 बॉडी है, m3 बॉडी है, mn बॉडी। बातें ना करो, n मासेस हैं। ये डिस्टेंस r1 है, ये डिस्टेंस r2 है, ये डिस्टेंस r3 है, ये डिस्टेंस rn है। तो इस m में सोचो कितने फोर्सेस लगे होंगे? n फोर्सेस। एक m1 के बीच में फोर्स लग रहा होगा, m2 के बीच में लग रहा होगा, m3 के बीच में लग रहा होगा, m के बीच में लग रहा होगा। 4 नहीं है n।
तो ये वाले फोर्स का वेक्टर सम प्लस ये वाले फोर्स का वेक्टर सम, समझ लो न्यूमेरिकल पर्पस से बड़ा इंपॉर्टेंट बनेगा। तो इन सब के वेक्टर सम के बराबर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा पहले बताओ। Yes. तो इस बेचारे पे जितना फोर्स लग रहा होगा इन सब के इंडिविजुअल दो दो के वेक्टर सम के बराबर लग रहा होगा। इतना क्लियर नहीं है। बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ समझ। मान लो इसके बीच का फोर्स F1 है, ठीक है सर। मान लिया। इसके बीच का फोर्स F2 है, इसके बीच का फोर्स F3 है, जिसको M01 अब ज्यादा अंदर है F01, F02, F03 एंड सो ऑन F0n। ठीक। तो जो नेट फोर्स ऑन M0 बनेगा F will be equal to the vector sum of all these forces। जितने फोर्स लग रहे होंगे सबके वेक्टर सम के बराबर होगा नेट फोर्स। ये न्यूमेरिकल में ज़्यादा अच्छे समझ लोगे। तो अभी केवल ऐसे डायग्राम बना लो और नोट कर लो, असाइनमेंट निकालो, क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। हो गया था। We should not wait for this progress. देखो पहले कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद अपने क्वेश्चंस पे आएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो सर किसके ग्रेविटेशन फोर्स के? हाँ ग्रेविटेशन टॉपिक का सेकंड क्वेश्चन देखिए सर। क्या है, सपोज दैट टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर, यानी इसके पास तुम मैनेज करो, तुम इसमें मैनेज करो, अभी बेटा तुम बीच में रख दिया, तुम इसमें मैनेज करो, बीच में रख दो, अरे इस पे मैनेज करो, अरे इस पे आ जाओ, तुम इससे पूछो या वैसे मैनेज कर लो। Suppose that two objects attract each other with a gravitational force of 16 units. If the distance between the two objects is doubled, what is the new force of attraction between two objects? तो कितना छोटा क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एकदम छोटा क्वेश्चन, तुम देसी भाषा में बता दो। दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स कितना लग रहा है? 16 यूनिट। अब क्या उनके बीच में डिस्टेंस डबल करके फोर्स कितना लगेगा? सर 8 वो कह रहा है 8, और बताओ कितना? सर 4 32 4 4 या 8 में से कुछ मेरा ऑप्शन है। अच्छा देखो F इक्वल जी m1 m2 by r स्क्वायर होता है, तो जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 16। ये मैंने कह रहा था, सवाल क्या है? अरे है या नहीं है? ठीक है। नाउ डिस्टेंस कितनी है? सर डबल हो गई, हाँ डबल हो गई, तो r की जगह क्या रख दोगे? 2r। तो g m1 m2 अपॉन 2r का होल स्क्वायर, तो g m1 m2 अपॉन 2 का 4 r स्क्वायर हो जाएगा। g m1 m2 by r स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 16। कितना है? सर देखो क्या बोल रहे थे? आंसर 32 किसका आ रहा था? ये पता नहीं कौन था मेरा। स्टेटमेंट पढ़ो बिटिया, स्टेटमेंट नहीं पढ़ाया। सर देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स अपने आप घटेगा। नहीं आया समझ? आ गया सर। मैंने हाँ मैंने पता क्या 8 + 8 ग्रेविटेशन फायदा कर रहा है डांस, सही बताना। बोल दे पर बोल दे ग्रेविटेशन बोल दे, देखो बोल नहीं रहे आद्या, बोल नहीं रही। चलो अगला करते हैं। आंखों में आंसर। अरे अभी तुम्हें पता है असाइनमेंट के पहला दूसरा क्वेश्चन बहुत छोटा होता है। जब भी तो बताओ। आओगे भी जब नीचे ना,
तब पता चलेगा वो क्या है। चैलेंज कर दो सर। हाँ ओके खुले में चलेंगे। शेयर तो बताओ सब तो कुछ भी कर ले। एक एक आईफोन देख उनका देख लो सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे लेकिन दो में आपको किसी ने घर खरीदवा देगा। तुम्हें लग रहा है 22 के 22 पेज का असाइनमेंट सॉल्व कर लेगा सारा? हाँ सर। अब बता कर दे तो क्या करोगे मुझे नहीं ना। खींच लूंगा Third question. Suppose that two objects attract each other with a gravitational force of 16 units. Same question. If the distance between two objects is reduced in half, ये तो half करके distance अब बताओ क्या होएगा? R की जगह R/2 हो गया। रुक जाओ यहाँ से शुरू करो। R की जगह R/2 हो गया। रख पहले बिना पेन चलाया हो गया। R के R/2 हो गया। R/2 का होल स्क्वायर कर R²/4 वो 4 ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में 60 तो 16 के 4 से मल्टीप्लाई हो गया 64 आ गया आंसर। सर हमको मना कर देते नहीं आया समझ? हां सर फोर्थ पे आओ। कौन सा क्वेश्चन? बेटा थर्ड हो गया? बिल्कुल छोटे क्वेश्चन है, नहीं आया समझ? Suppose that two objects attract with each other gravitational force of 16 units. अरे कैसे If the mass of both objects were doubled and distance between objects was doubled, then what would the new force of attraction between the two objects? इस बार masses दोनों के क्या करें? डबल करें डिस्टेंस भी डबल कर और डिस्टेंस भी डबल कर दें। तो मतलब m सर सेम सेम रहेगा। Let's see. G m1 m2 upon r square 8 अरे रुक जाओ। अब क्या कह रहा है सवाल? मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स वाज डबल्ड। दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास क्या किया उसने? डबल करा। हां जी सर तो m1 को कितना कर दिया? 2m1। m2 को कितना कर दिया? 2m2। सही है? और डिस्टेंस and if the distance between the objects was doubled, डिस्टेंस को भी डबल कर दिया। हां जी सर सही है? यहाँ तक मैं कुछ नहीं करना, जो सवाल करने का तरीका होता है जैसा सवाल कहता है वैसे करके देगा। मास डबल कर दिया कैसे भाई? आपस में ही केवल माना कि गवर्नमेंट ने लॉ पास कर दिए हैं। सर मैं समझ गया मैं कुछ नहीं कह रहा छोड़ो। m1 कितना हो गया? 2m1। m2 कितना हो गया? 2m2। डिस्टेंस भी डबल हो गई, फोर्स चाहिए। तो देखो m2 g अपनी जगह, m1 की जगह 2m1। अरे आना बोलो। m2 की जगह 2m2 2r का होल स्क्वायर 2 दूनी 4 gm1 m2 अपॉन 4r का स्क्वायर। सही है? 4 से 4 कट गया। हां जी सर gm1 m2 बाय और इसकी वैल्यू तो 16 ही है। तो क्या कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। 16 का 16 ही बना रहेगा। अभी भी नहीं आया समझ? ये सब वन मार्कर मल्टीपल चॉइस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे पता है क्या? पेन नहीं चलाना है इन सवालों में, आपको आंखों में इशारे कर लेने हैं। 16 दूनी 8। ये चलता बेटा क्वेश्चन नंबर 6 ले वो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, अब समझ आना बंद हो जाएगा। 4 पार्टिकल ओके चलो 4 particles having masses m, 2m, 3m and 4m are placed at the 4 corners of square of HA. Find the gravitational force acting on a particle of mass m placed at the center. सर देखो इस टाइप के सवालों को ठीक से समझ लेना, यहाँ वेक्टर लॉ लगेगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन अच्छा है, जल्दी समझ नहीं आएगा। अभी तक तो बातों में सवाल सॉल्व हो रहे थे। देखो 4 मास है, कितने सर m 2m 3m 4m। एक स्क्वायर पे रखे हैं जिसकी एज कितनी है? a। तो एक स्क्वायर ले लो,
m 2m 3m 4m। कोई समस्या? A B C D। एज कितनी है इसकी? A। कह रहे हैं कि इसके सेंटर पे, सेंटर मतलब दोनों डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ पे एक मास m रखा हुआ है, इस पे कितना अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा? नाचना शुरू कर दोगे अब। आपने चाहो यहाँ पे कितना होगी इस पॉइंट? तो अगर मैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सोचूं कि अभी जो सर ने पढ़ाया था मुझे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कि जितने आसपास मासेस रखे होते हैं उन पे जितने फोर्स लगे होते हैं सबके वेक्टर सम के बराबर होता है, यही तो पढ़ा है हमने। इस पे सारे मासेस के सम के बराबर इस पे फोर्स लगेगा। तो इस पॉइंट पे कितने फोर्स लगेंगे? एक ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, चौथा ये वाला, और तो कोई नहीं है। इस बेचारे पे तो 4 मास टूट पड़े बिल्कुल, अट्रैक्शन चारों का शो हो रहा है। वही रिश्तेदारी में एक लड़का गवर्नमेंट नौकरी में लग जाए तो ऐसे पहुंचाने होती, सब ऐसे देखते हैं कितनी जल्दी कैप्चर कर लगे हो। अपन जॉब छोड़ दे मास्टरी करने चले गए। तो यहाँ पे एक तो हमें ये फोर्स निकालना पड़ेगा, एक ये फोर्स निकालना पड़ेगा, एक ये निकालना पड़ेगा और एक ये फोर्स निकालना पड़ेगा। अब इस सवाल को सॉल्व करने के 2 मेथड हैं। एक ही मेथड समझाऊंगा जो तुम्हें 12th तक चलेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी बिल्कुल इसी मेथड से आप सवालों को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए डिस्टेंस पता होनी चाहिए, OA, OB, OC, OD। हमारे पास AB कितना आएगा? √a² + a²। मैं इसमें पाइथागोरस लगा दी, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर आएगा। AB कितना आ गया? सर तो उसका रिलेटेड आएगा क्या टाइम में? a√2 आ गया। तो हमें चाहिए OA, OB, OC, OD कितना आएगा? AB/2। a/√2 आ जाएगा। अरे बोल दो। यस मान लो ये R है, मान लो से। क्या यहाँ तक हमारे बीच कोई ऐसा मान हुआ जिसको नहीं समझ में आया? सर नहीं आया समझ? नींद का आया? स्कूल आए थे, रात भर पढ़ाई करी थी? अच्छा, आंखें सफेद है बेटा, लाल होनी चाहिए। OA, OB, OC, OD R के बराबर होगा a/√2। यहाँ तक समझ आया नहीं आया बताओ पहले? a√2/2 a/√2 हो गया, ठीक है। अब आपको FOA चाहिए, FOB चाहिए, FOC चाहिए और FOD चाहिए। तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं FOA। देखो अभी हम वेक्टर फॉर्म नहीं निकाले, भी स्केलर फॉर्म निकाल लें। FOA क्या आएगा? GM m/r² आएगा। इसको सिंपल लिख लें, GM²/r²। अरे बोल दो यार, ठीक है। FOB कैसे? सबको साफ सा सुन गया, समझ आना बंद हो जाएगा। सही नहीं, डायगोनल से स्क्वायर भी कैन इक्वली बाइसेक्ट करना। हाँ तो इक्वली तो कराई है। FOB, अब सुनो एक स्टेप शॉर्ट करूंगा। यहाँ 2m है, यहाँ m है, तो इसको 2GM²/r² लिख दूं। यस FOC बताओ, बता दो अच्छा इसी बात पे। 3GM²/r²। और FOD बता दो। 4GM²/r²। अब बेटा सुनो, जो काम हम वेक्टर में करते थे, अब इसके 2 मेथड हैं। यहाँ से सवाल थोड़ा सा टिपिकल बनना है, क्योंकि आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर पाएंगे कि सबको ऐड कर दो FO = FA + FB + FC + FD। बिकॉज हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में सीखा है वेक्टर सम होता है। वेक्टर सम का मतलब होता है विद डायरेक्शन। वेक्टर सम का मतलब क्या होता है? विद डायरेक्शन। तो अब यहाँ डायरेक्शन तो है नहीं हमारे पास। अगर मैंने दिमाग लगाया यार कुछ हुआ होगा, तो हुआ कुछ ऐसे होगा कि ये वाला इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये वाला इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये वाला इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये इधर से इसको अट्रैक्ट करने की सोचेगा। ऐसे तो अट्रैक्ट करने की सोचेगा,
ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको, सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे क्योंकि अट्रैक्शन है, रिपल्सिव तो है नहीं। अब जब यहाँ अट्रैक्शन हो रहा है तो सीधी लाइन ही नहीं बन रही, सीधी लाइन नहीं बन रही तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो अब एक मेथड सीखो सीधा। आपको क्या करना है, इस O पॉइंट पे एक ये जा रहा है, देखो पहली बात तो ये डायगोनल है, तो डायगोनल वाला तो आप सीधा सीख लो, किसी एक को आप x मान लो, दूसरे को आप y मान लो। मतलब अगर मैं AC को x मानता हूँ तो BD क्या मान लूंगा? y। नहीं यार समझ बात, अरे बोलो यार, समझ आ रहा नहीं यार, थोड़ा थोड़ा एक बार और देखो। इनको तुम कैसे ऐड करने की सोचोगे तो नेट रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, सोचो। तो मैंने सोचा यार एक एक लाइन का मैं रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लूँ। तो पहले मैं AB के पास गया, AC के पास, सॉरी AC के पास मैंने देखा इस पॉइंट पे ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, क्या है? तो क्या ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं? तो क्या इनका नेट दोनों का माइनस होकर निकल के आएगा? आना चाहिए। तो FAB अगर मैं निकाल दूं, क्योंकि दूसरा मेथड तो एक साथ ही निकाल दूं, FAB सॉरी AC डायगोनल की बात करेंगे। FAC अगर मैं निकालता हूं तो बड़ा कौन है? OC माइनस FOA। तो FAC को हम लिख सकते हैं OC माइनस FOA। थोड़ी देर के लिए इसको कह लो ये x है, लेट कर लिया, तो ये कितना होगा? 2x। ये कितना होगा? 3x। ये कितना होगा? 4x। FOC कितना है अपने पास? 3x। FOA कितना है? x। कितना बचा? 2x। आ गया समझ? अब FBD निकालो। B और D का है ये भी देखो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। अपोज करो तो इसका बड़ा वाला कौन है? OD। छोटा वाला कौन है? OB। दोनों का डिफरेंस निकाल लो, FOD माइनस FOB। FOD कितना है? 4x। FOB कितना है? 2x। कितना आ गया? 2x। अब AC और BD के बीच में एंगल कितने का है? सीरीज में AC और BD के बीच में 90 का 90 का एंगल तो है। AC वाला देखो ज्यादा ये था, तो इसका रिजल्टेंट ये पहुंचा, इसका ये, क्योंकि बीच में 90 का एंगल, तो रिजल्टेंट यहाँ से कहीं जा रहा होगा। तो F नेट लगाओ पैरेललोग्राम लो, दो वेक्टर्स दे दिए, थीटा 90 दे दिया, क्या होता है फॉर्मूला? R इक्वल अंडर रूट थीटा 90 तो 2p की cos थीटा तो खत्म हो गया, अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बचा। तो F नेट आ गया अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, सही है? 2x का होल स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर, कितना बचा? 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, कितना आया? 8x स्क्वायर, मतलब 2√2x। 2√2 अपनी जगह, x की वैल्यू पुट करो, gm स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, और r किसके इक्वल है? a/√2। तो 2√2 gm स्क्वायर अपॉन a अपॉन √2 का होल स्क्वायर। √2 का इसका कितना हो जाएगा? 2। ये 2 पर हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4√2 gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये आंसर है। ये तो एक मेथड है। दूसरा मेथड बताऊंगा जब ट्रायंगल वगैरह के कॉन्सेप्ट में चलेंगे। यहाँ डायगोनल को सीधा माइनस कर लिया, ये बताओ कुछ समझ में आया? थोड़ा बहुत वेक्टर है, वेक्टर अगर आपने सही रिवाइज कर लिया तो काम हो जाएगा। आएगा धीरे धीरे आएगा। तो सेटिस्फैक्शन है।